Hello students, I am back with another video on the topic first order kinetics part 2. In this topic we will study about different examples on first order kinetics. So to study completely first order kinetics, watch this video till end. फर्स्ट एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। देखिए नाइट्रोजन पेंटोक्साइड होता है N2O5, इसका जो डीकम्पोजिशन होता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो देखिए नाइट्रोजन पेंटोक्साइड एक्चुअल में एक वॉलेटाइल सॉलिड होता है। सो अगर हम इसका डीकम्पोजिशन सॉलिड स्टेट में स्टडी करें या हम गैसियस स्टेट में स्टडी करें तो दोनों ही इसके डीकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन ले रही हूँ ये इसका गैसियस स्टेट के अंदर ले रही हूँ। मीन्स हेयर नाइट्रोजन पेंटोक्साइड इज इन गैसियस स्टेट, ये डीकम्पोज होके बनाता है NO2 एंड ऑक्सीजन गैस, ये बनाता है। सो अगर इस रिएक्शन के लिए हमें रेट कांस्टेंट मीन्स K की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम ऑलरेडी K क्या होगा ये डेरिवेशन कर चुके हैं और K क्या होता है 2.303 ओवर T log A ओवर A माइनस एक्स। यहाँ पे A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 मीन्स जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। A माइनस एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। सो अगर हमें नाइट्रोजन पेंटोक्साइड की डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे कंसंट्रेशन दी हुई है तो हम इसका रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट इस रिएक्शन में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो नाइट्रोजन पेंटोक्साइड की कंसंट्रेशन नहीं देके और ऑक्सीजन जो गैस यहाँ पे बनी हुई है इस ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम देते हैं एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो उस टाइम हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा तो इसमें A और A माइनस एक्स दीज आर द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। बट इफ इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज गिवन तो उस टाइम क्या हम यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यहाँ स्टडी करते हैं। देखिए हमने कंसिडर किया कि T इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन स्मॉल a है और क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट्स नहीं बने तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन उस टाइम क्या होगी 0 फिर हमने आफ्टर स्मॉल टाइम T ऑब्जर्व किया तो देखिए रिएक्टेंट डीकम्पोज होगा इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो मैंने यहाँ मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है 2x कम हो गई है। तो देखिए ये बचेगा कितना? इनिशियल तो है A, 2x कम हुई तो क्या बचेगा A माइनस 2x। इसके बाद देखिए इसके 1 मोल से 1 मोल N2O4 बनता है। इट मीन्स इसके 2x से ये 2x बनेगा और 1 मोल N2O5 से हाफ मोल ऑक्सीजन बनता है। इट मीन्स 2x से ये क्या बनेगा? x बनेगा। अगर मैं इनफाइनाइट टाइम की बात करूं तो इनफाइनाइट टाइम का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन रिएक्शन इज सपोज टू बी कंप्लीट। तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जितना भी हमें N2O5 दिया था वो सारा का सारा डीकम्पोज हो गया। तो डीकम्पोज हुआ तो ये कितना बचा? 0। ये क्या बनेगा? A और ये क्या बनेगा? A/2। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना बना है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? N2O5 कितना डीकम्पोज हुआ है। मीन्स जब वो बिल्कुल भी डीकम्पोज नहीं हुआ था तो ये बिल्कुल भी नहीं बना था। जब वो थोड़ा डीकम्पोज हुआ तो ये भी थोड़ा बन गया। जब वो सारा डीकम्पोज हो गया तो ये भी काफ़ी सारा बन गया। इन शॉर्ट यू कैन से कि द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ N2O5 डीकम्पोज्ड। अब N2O5 कितना डीकम्पोज हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वो कम डीकम्पोज होगा तो कम ऑक्सीजन बनेगा, ज़्यादा डीकम्पोज होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगा। तो इसके लिए हमने क्या लिखा देखिए ध्यान से देखना है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट टाइम T। देखिए मीन्स ये स्मॉल टाइम T पे कहता है स्मॉल टाइम T पे ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम बना, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये उस टाइम जो हमारा N2O5 था वो डीकम्पोज हुआ उसके। अब वो कितना डीकम्पोज हुआ?
वो x डिकम्पोज हुआ। जैसे फिलहाल हमने यहाँ 2x लिया हुआ है, हम इसको x भी ले सकते हैं। तो देखिए VT मैंने क्या लिया है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट टाइम t, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड। तो वो कितना डिकम्पोज हुआ है, वो x डिकम्पोज हुआ है। चलिए मैं आपको ना इजी करने के लिए इसको यहाँ पे 2x ना लेके आप इसको x ले सकते हैं, तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। बाकी 2x लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट इनफाइनाइट टाइम। तो इनफाइनाइट टाइम पे कितना ऑक्सीजन बना उसको मैंने क्या लिख दिया, V इनफाइनाइट। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली N2O5 कितना लिया था, अब वो इनिशियली तो A लिया था इसलिए उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि V इनफाइनाइट का मतलब होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कितना बना, जितना मैक्सिमम N2O5 था, और मैक्सिमम N2O5 कितना था, A। तो हम इसे लिख सकते हैं V इनफाइनाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब देखिए हमें A की वैल्यू पता चल गई है, हमें X की वैल्यू पता चल गई है, तो हम A और X की जगह ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया। देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हम ये फॉर्मूला तभी यूज करते जब हमें N2O5 की कंसंट्रेशन गिवन होती। अब A किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इनफाइनाइट। सो मैंने यहाँ V इनफाइनाइट पुट कर दिया, A की जगह V इनफाइनाइट और X की जगह क्या पुट कर दिया है, VT पुट कर दिया है। सो इन द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, if volume of oxygen gas collected at different intervals is given, then this formula is used, where V infinite is the volume of oxygen collected at infinite time and VT is volume of oxygen collected at time t। और आपके इजी करने के लिए मैं यहाँ पे 2x के बजाय इसको x ही कंसिडर कर लेती हूँ, क्योंकि x कंसिडर करेंगे तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट होता है NH4NO2। देखिए ये भी जब डीकम्पोज हुआ, NH4NO2 है, ये गैसियस स्टेट के अंदर है, डीकम्पोज होके इन्होंने बनाया 2H2O एंड N2। तो अगर हमें अमोनियम नाइट्राइट की डिफरेंट इंटरवल्स पे कंसंट्रेशन दी जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया जाए, जैसे N2O5 के अंदर ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम दिया जाता था, सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया जाए तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे डिराइव किया है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, K इज इक्वल टू 2.303/T log V इनफाइनाइट ओवर V इनफाइनाइट माइनस VT। यहाँ पे ये V इनफाइनाइट क्या है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट इनफाइनाइट टाइम एंड VT इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट टाइम T। सो decomposition of ammonium nitrite and decomposition of nitrogen pentoxide, दोनों ही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। बस अगर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते टाइम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस का डिफरेंट इंटरवल्स पे वॉल्यूम दिया जाए तो हम उसके K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2। जब ये डीकम्पोज होता है तो ये बनाता है H2O एंड हाफ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। सो ये जो डीकम्पोजिशन है H2O2 का, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, लेकिन इसमें हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये हमें देखना है। तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि इनिशियली H2O2 की कंसंट्रेशन क्या थी, A। इनिशियली प्रोडक्ट्स नहीं बने थे तो ये 0 आफ्टर टाइम T ये क्या हुआ, A माइनस एक्स, ये कितना बना X और ये X/2। इनफाइनाइट टाइम पे ये क्या बना 0 और ये A और ये A/2, राइट। सो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। बट इफ वी वांट टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें H2O2 की कंसंट्रेशन गिवन है, तो H2O2 की कंसंट्रेशन गिवन अगर हमें है तो उस केस में हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, K इज इक्वल टू 2.303/T log A ओवर A माइनस एक्स। यहाँ पे A क्या है, A है यहाँ पे
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और A माइनस एक्स क्या है, फाइनल या कंसंट्रेशन एट टाइम T। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। बट अगर हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था कि K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log V इनफाइनाइट ओवर V इनफाइनाइट माइनस VT, ठीक है। बट इन दो के अलावा एक और फॉर्मूला भी होता है, और वो फॉर्मूला हम कैसे करते हैं, देखिए। इस रिएक्शन के अंदर H2O2 की कंसंट्रेशन फाइंड आउट की जाती है एट डिफरेंट इंटरवल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे कंसंट्रेशन, तो इसके लिए आप सपोज कीजिए कि हमने टाइट्रेशन फ्लास्क में H2O2 को लिया हुआ है और वो डिकम्पोज होती जा रही है, क्लियर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस टाइट्रेशन फ्लास्क में H2O2 कितना है, तो उसके लिए हम उससे सैंपल निकालेंगे और उसकी टाइट्रेशन कराएंगे। टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, तो उस टाइट्रेशन में क्या करेंगे हम, H2O2 है, इसकी टाइट्रेशन कराने के लिए हम जो दूसरा रिएजेंट लेते हैं वो है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो KMnO4 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हालांकि H2O2 है ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी कर सकता है। जब हम KMnO4 के साथ H2O2 की टाइट्रेशन कराएंगे तो उस टाइम H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो हम KMnO4 से इसकी टाइट्रेशन करा के डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे H2O2 की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट होने का मीनिंग क्या है, वहां पे तब प्रोडक्ट्स नहीं थे, तो उस टाइम सारा का सारा क्या था, H2O2, मतलब मैक्सिमम H2O2 था। तो उस H2O2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम KMnO4 यूज करेंगे वो भी कितना यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। तो हमने उसको क्या लिखा कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले KMnO4 कितना यूज हुआ उसको हमने मान लिया V0, और हमें यह भी पता है कि उस टाइम H2O2 क्या था, मैक्सिमम। सो उस टाइम मैक्सिमम KMnO4 यूज हुआ होगा, तो वो मैक्सिमम कितना होगा, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि H2O2 जितना ज्यादा होगा V0 उतना ही ज्यादा होगा। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया कि V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, राइट। फिर रिएक्शन होती गई, हमने स्मॉल टाइम T पे ऑब्जर्व किया, तो आप खुद देखिए स्मॉल टाइम T पे H2O2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर ये कम होगा तो KMnO4 भी क्या लगेगा, कम ही यूज होगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं VT, जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस टाइम जितना H2O2 था। तो T टाइम पे H2O2 कितना था, A माइनस एक्स। इट मीन्स ये जो VT है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, A माइनस एक्स के। अब देखिए हमें A की वैल्यू पता है, हमें A माइनस एक्स की वैल्यू पता है। इट मीन्स A की वैल्यू ये पुट करिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log V0 ओवर VT। यहाँ पे ये V0 क्या है या V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट टाइम T इज इक्वल टू 0, और VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट टाइम T। सो अगर हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का डीकम्पोजिशन देखना है तो उस डीकम्पोजिशन में सबसे पहले आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये देखिए कि आपको गिवन क्या है। अगर आपको KMnO4 का वॉल्यूम गिवन है एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। अगर आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। अगर आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन गिवन है डायरेक्ट तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। क्लियर। मैंने आपको जो 3 एग्जाम्पल बताए हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इनमें हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए उनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन कहाँ पे आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं, और वहाँ पे ये फॉर्मूले मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो डेरिवेशन आपको समझ आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये वाला फॉर्मूला इससे कैसे आया है, बट आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर। अब इसी के साथ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट लॉ,
रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमें कोई रिएक्शन गिवन है, हम उस रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसका रेट कांस्टेंट मीन्स के कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसका रेट एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसकी रेट किन किन कंसंट्रेशन टर्म्स की कितनी पावर पे डिपेंड करती है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, सेकेंड वन इज इनिशियल रेट मेथड, थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, फोर्थ वन इज हाफ लाइफ मेथड एंड फिफ्थ वन इज ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। इन पांचों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जिस पे एग्जाम्स के अंदर रिपीटेडली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो है सेकंड इनिशियल रेट मेथड। तो मैं स्टार्टिंग में आपको वही मेथड एक्सप्लेन करती हूँ और उस मेथड पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, तो हम यहाँ साथ साथ स्टडी करेंगे। देखिए, इनिशियल रेट मेथड है, इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमें रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं। मीन्स हमारे पास है A प्लस B प्लस C प्लस D कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम इनिशियल रेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट A, रिएक्टेंट B एंड रिएक्टेंट C। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करते हैं कि रिएक्टेंट A की कुछ कंसंट्रेशन ली, रिएक्टेंट B की कुछ कंसंट्रेशन ली और C की ली, और हमने ये देखा कि उस टाइम उस रिएक्शन का रेट क्या था। फिर हम क्या करते हैं, उन तीनों रिएक्टेंट्स में से 2 की कंसंट्रेशन रखते हैं सेम और एक की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दें या 3 टाइम्स कर दें या 4 टाइम्स कर दें, मीन्स चेंज कर दें। और फिर ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सेम होके एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने चेंज किया तो रेट कितनी चेंज हुई, राइट। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दूं तो इससे रेट कितनी हो गई, रेट भी 2 टाइम्स हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। या मैं कहूं कि मैंने ए की कंसंट्रेशन को किया 2 टाइम्स और रेट क्या हो गया 4 टाइम्स। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर ए को 2 टाइम्स करने से रेट 4 टाइम्स होती है जबकि बी और सी क्या है, कांस्टेंट, इट मीन्स रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से इस कंक्लूजन को, इस मेथड को हम यूज करते हैं इन इनिशियल रेट मेथड। अब इसी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रही हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए गैसियस रिएक्शन, कहता है एक रिएक्शन हुई और वो रिएक्शन क्या थी, 2A प्लस B2 कन्वर्ट इंटू 2AB। द फॉलोइंग रेट डेटा वर ऑब्टेन्ड एट 300 केल्विन। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, रिएक्शन में है 2A प्लस B2 कन्वर्ट इंटू 2AB। अगर सिंपल रिएक्शन आपको दे रखी है, आप इस रिएक्शन को देख के इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि रेट ए की कितनी पावर पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर वो ये बोलता कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम बोल देते कि रेट क्या होगा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2। बट उसने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। सो अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हुई तो हम इसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को पावर की फॉर्म में कभी नहीं ले सकते। क्लियर। तो इन्होंने कहा कि ये एक रिएक्शन तो हुई है, इस रिएक्शन के साथ साथ ये डिफरेंट डेटा हमें मिला है। देखिए ये डेटा क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी यूनिट दी हुई है मोल्स पर लीटर पर मिनट, और कहता है कि ए की कंसंट्रेशन और B2 की कंसंट्रेशन दे रखी है। मीन्स पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है, ध्यान देंगे आप। यहाँ ए की कंसंट्रेशन है 0.015 और बी की कंसंट्रेशन है 0.15। जब हमने इन दोनों की ये कंसंट्रेशन ली तो उस टाइम उस रिएक्शन की स्पीड कितनी थी, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या किया, हमने बी की कंसंट्रेशन को सेम रखा, कितना रखा, 0.15, लेकिन हमने ए की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, कितना कर दिया, 0.09। अब आप खुद देख सकते हो, ये था 0.015 और ये है 0.09। आप ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है 0.09, ये पहले वाली इक्वेशन की, पहले वाली वैल्यू की 6 टाइम्स है। आप इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। मतलब हमने B2 के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और A के कंसंट्रेशन को 6 टाइम कर दिया, तो हम देखते हैं कि रेट पे क्या चेंज होगा। जैसे हमने देखा तो हमारा रेट कितना हो गया 1.08 इंटू 10⁻⁻²। तो एक बार ध्यान से देखिए, ये जो सेकेंड वन जो रेट है, ये फर्स्ट वन रेट का क्या है 6 टाइम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए ए के कंसंट्रेशन को 6 टाइम करने से रेट 6 टाइम हो गई। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या होगी 1। सिमिलरली अगर मैं थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखती हूं तो थर्ड क्या कहता है कि अब की बार हमने ए की कंसंट्रेशन तो रखी सेम, मतलब 0.015 और 0.015, बट इसकी कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दी। अब आप खुद देखो कितनी चेंज की है, 0.15 से 0.45 कर दी। 15 3 जा 45, 3 टाइम्स कर दी है ये। तो 3 टाइम करने से आप फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन को और थर्ड वाले को कंपेयर करिए। ये इसका कितना है, थर्ड वाली जो रिएक्शन है ये फर्स्ट का 3 टाइम्स है। मीन्स अगर हम B2 के कंसंट्रेशन को 3 टाइम करते हैं तो ये भी 3 टाइम हो जाती है। इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो A के कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है और B2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है। तो हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कहता है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB when A is equal to 0.02 and B2 is 0.04 moles per liter at 300 Kelvin। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से जो रेट लिखा वो ये है, सेकंड एक्सपेरिमेंट से जो रेट लिखा वो ये है। हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया और डिवाइड करने पे जैसे हमने कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, मीन्स A की पावर 1 आ गई है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट 3 से ये लिखा और फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई है 1 आ गई है। तो हमारे पास जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2 पावर 1। ऑर्डर निकालना चाहो तो कितना आएगा, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कंसंट्रेशन की जो ये पावर्स होती है इन पावर्स का सम। सो 1 + 1 2। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2 होगा। रेट एक्सप्रेशन हमें पता चल गया। चलिए अब रेट कांस्टेंट निकालते हैं। तो रेट कांस्टेंट देखिए कैसे निकलेगा। उसके लिए देखिए हमें पता है कि रेट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड करेगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिया, आप फर्स्ट भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं। फर्स्ट के अंदर जो रेट की वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी 1.8 इंटू 10⁻⁻3। K हमें निकालना है रेट कांस्टेंट। A फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इतना दिया हुआ था, B2 कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। इसको सोल्व करके हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.8 लीटर पर मोल पर मिनट। कुछ ध्यान आया आपको, ये यूनिट मैंने लीटर पर मोल पर मिनट क्यों लिखी है, आपकी रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। सो अगर रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, जरा अपना दिमाग लगाओ, ये वैल्यू मैंने सही लिखी है। उसके बाद देखें अब हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी निकालना है। तो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी के टर्म्स में आप लिखना चाहो कैसे लिखोगे, देखिए ये इक्वेशन है आपके पास। तो इसके लिए जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू 1/2 DAB ओवर DT। DAB ओवर DT को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1/2 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB। मुझे ये निकालना है, राइट। और रेट क्या होता है, रेट तो ये होता है, क्या होता है ये रेट होता है K इंटू A इंटू B2। तो हमने यहाँ पे ये पुट किया K इंटू A इंटू B2 इंटू दिस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2। K की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0.8। साथ में कहता है A की कंसंट्रेशन, मीन्स आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB निकालना है कब, जब A की कंसंट्रेशन हो 0.02 और B2 की कितनी हो 0.04। तो मैंने यहाँ पे पुट किया 0.02 0.04, इसको सोल्व किया और वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.28 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। क्लियर। तो जो इनिशियल रेट मेथड होता है
इनिशियल रेट मेथड के अंदर हम इसी तरह से एक रिएक्टेंट को चेंज करेंगे, मीन्स उसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट्स कांस्टेंट। और हम कितने टाइम कंसंट्रेशन चेंज करें, उससे रेट कितना चेंज होता है, उससे हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और फिर हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। आप इसको समझिए और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको असाइनमेंट में प्रोवाइड कराऊंगी, तो वो आप असाइनमेंट सोल्व करिए। इसके बाद देखिए सेकेंड मेथड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड था वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। फिफ्थ मेथड है ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ये भी मैं आपको करवा रही हूँ बिकॉज ये भी बिल्कुल इनिशियल रेट मेथड जैसा ही है। ठीक है, तो ये मेथड है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ये मेथड हम कब यूज करते हैं? व्हेन देयर आर ए नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, मीन्स एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो। इनिशियल रेट मेथड को भी हम ऐसे करते थे। कब यूज करते हैं? ऑल रिएक्टेंट्स एक्सेप्ट वन आर टेकन इन लार्ज एक्सेस। देखिए इनिशियल रेट मेथड में हम एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते थे और बाकियों को कांस्टेंट कर देते थे। यहां क्या करना है? यहां पे आपको एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करना है और बाकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को आपने एक्सेस में लेना है। तो एक्सेस में लेने का मीनिंग क्या होता है? जब कोई चीज एक्सेस में ली जाती है तो उस पर रेट डिपेंड नहीं करता। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब वो चीज एक्सेस में है तो आप उसको कांस्टेंट मान सकते हो। तो देखिए इनिशियल रेट मेथड और ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, दोनों ही मेथड्स के अंदर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, बस वहां हम उसको कांस्टेंट लेते हैं और ओस्टवाल्ड मेथड्स में हम लार्ज में ले लेते हैं। तो लार्ज का मतलब भी भाई कांस्टेंट ही होता है, मीन्स उन पे रेट डिपेंड नहीं करता। फिर एक के चेंज करने से क्या चेंज आएगा रेट पे, उसी से हम अल्फा बीटा गामा वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल रेट मेथड और ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड दोनों में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो सेम कॉन्सेप्ट ही यूज हुआ है। सो इन दोनों मेथड से हम रेट लो फाइंड आउट करा सकते हैं। अब हमारे पास ये तीन मेथड बचे हैं, ग्राफिकल मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड एंड हाफ लाइफ मेथड। ये मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। तब तक आप यहाँ तक के टॉपिक को क्लियर करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।